नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर संशय बना हुआ है। 8 जून से यात्रा शुरू होने को लेकर अफवाह फैल रही है। जिला प्रशासन ने किसी भी आदेश से इनकार किया है। यात्रा के लिए आने वालों पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। सरकार की ओर से अभी तक कोई गाइडलाइन आई नहीं है, तो इसीलिए यात्रा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। 8 जून से जो यात्रा शुरू करने वाली जानकारी है वो महज अफवाह है। ऐसी कोई भी गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी नहीं की गई। अगली बड़ी खबर हल्द्वानी से आपको बता दें, यहां गुलदार के हमले में एक बच्ची की मौत हो गई। घर से बच्ची को उठाकर ले गया गुलदार। जंगल में बच्ची की लाश मिली। कालाढूंगी के पास मदन बेल चूना खान की यह घटना है। तराई पश्चिमी रामनगर डिवीजन में है गांव। मौके पर पहुंचे फॉरेस्ट अधिकारी सांसद अजय भट्ट ने परिवार की मदद के निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन के दौरान देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में नाबालिग के साथ शारीरिक प्रताड़ना का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान उनके बेटे को शारीरिक प्रताड़ना दी गई, जिसकी जानकारी खुद छात्र ने ही दी। वहीं शर्मनाक घटना की जानकारी परिवार वालों ने डीएम के साथ ही पुलिस को भी ट्वीट करके दी। मामले को लेकर नोएडा से परिजन देहरादून के रायपुर थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे घटनाक्रम पर तहरीर देते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामला संज्ञान में आने के बाद एफआईआर दर्ज कर दी गई और सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी शिकायत आई है कि हमारे जो बच्चा है उसके साथ कुछ सेक्सुअल एक एब्यूजिंग और प्लस उसके साथ मारपीट और कुछ वैसा काम जैसे घरेलू काम कराया जा रहा था। तो उस संबंध में हमारे पास एक तहरीर आई, तो उसमें हमने प्रथम दृष्टया हल्की जांच भी की और जांच में पाया कि हाँ ऐसा कुछ उसके साथ होना संभव है। जिसके आधार पे उनकी तहरीर जो आई है उसके आधार पे हमने मुकदमा पंजीकृत कर दिया। और अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। उत्तराखंड में कोरोना के आज 31 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 1245 मरीज ठीक हो चुके हैं। 4 मरीज हैं कुल, माफ कीजिएगा, 422 ठीक हो चुके हैं। 11 की मौत हो गई है। अल्मोड़ा में 4, चमोली में 6, देहरादून में 6 नए कोरोना केस आए हैं। नैनीताल में 3, पिथौरागढ़ में 8, टिहरी में 3, उत्तरकाशी में 1 नया केस सामने आया है। देहरादून से खबर है, जहां दून अस्पताल में 6 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 3 सस्पेक्टेड आईसीयू में एडमिट कराए गए हैं। आईसीयू का एक पार्ट भी सील कर दिया गया है। आईसीयू स्टाफ में संक्रमण के बाद एक हिस्से को बंद कर दिया गया। एक कोरोना पॉजिटिव से स्टाफ में फैला था संक्रमण। 2 डॉक्टर समेत 4 स्टाफ नर्स भी हुई थी संक्रमित। दून अस्पताल में स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चिंता बढ़ गई है। वहीं डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती का कहना है कि हेल्थ स्टाफ की सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था है। अस्पतालों में सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन की कोशिश है कि हेल्थ वर्कर्स की मुश्किलें सुलझाई जा सके। नर्सिंग एसोसिएशन की प्रांतीय अध्यक्ष मीनाक्षी डकमोला का कहना है कि ये काम उनकी ड्यूटी है और सबको पता है कि वो वॉर जोन में काम कर रहे हैं। व्यवस्थाओं का इंतजाम है, लेकिन कोविड और नॉन कोविड अस्पताल में काम का दबाव ज्यादा है और नर्सिंग प्रोफेशन में ज्यादातर महिलाएं हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि दून जो कोविड सेंटर है वहाँ पे और एक आध जगह और जगह भी नर्सेज आर गेटिंग पॉजिटिव, तो दैट इज़ डेफिनेटली अ साइन ऑफ वार्निंग। और इस चीज़ से हम लोगों को भी थोड़ा सा चिंता तो हो ही रही है, बट हम चाहते हैं कि भाई उन लोगों को जो पॉजिटिव हुए हैं उनको अच्छी से अच्छी केयर मिले, उनको अच्छी सुविधाएँ मिले, उनका ठीक से ख्याल रखा जाए, उनको कोई परेशानी ना हो। हमको काम करना है और हमको अपने हेल्थ वर्कर को प्रिकॉशंस में रखना है और उनको बचाना भी है। तो उनको समय समय पर ट्रेनिंग दी गई और हमारे द्वारा उनको सारे लॉजिस्टिक दिए गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो उसी के हिसाब से फॉलो करें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ने लगा है, खासकर तब जब मेडिकल स्टाफ भी संक्रमण की चपेट में आने लगे हैं। राजधानी के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड अस्पताल दून अस्पताल में भी मरीजों का बढ़ रहा दबाव अब चुनौती बनता जा रहा है। दून अस्पताल में पेशेंट के बढ़ते दबाव के चलते व्यवस्थाएं चरमराने लगी हैं। वर्तमान में यहां 75 कोरोना पॉजिटिव और 23 सस्पेक्टेड पेशेंट भर्ती हैं। इसके बावजूद राजधानी देहरादून से लेकर ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों से पेशेंट के आने का सिलसिला जारी है। इस बीच अस्पताल की 2 महिला डॉक्टर, 4 स्टाफ नर्स समेत 8 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं पेशेंट के बढ़ते दबाव के कारण अब यहां से असिम्प्टोमेटिक पेशेंट को कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। अभी तक करीब 100 पेशेंट कोविड केयर सेंटर में भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा अब कोरोना के सामान्य पेशेंट को पेड व्यवस्था पर होटल में रखने की भी इजाजत दे दी गई है। दून अस्पताल के करीब 12 पेशेंट होटल में रह रहे हैं।
कोविड के मरीजों के लिए, सस्पेक्टेड मरीजों के लिए, और अभी हम इसको 400 तक शीघ्र करने जा रहे हैं। इस प्रकार जो है, जो रिनोवेशन कार्य चल रहा है, जो भी अतिरिक्त बेड बढ़ाने की जो हमारी प्रक्रिया चल रही है, तो शीघ्र ही हम जो है इसको 400 पूरा कर लेंगे। और क्योंकि यहाँ पर बेड की बीच में दूरी बनानी पड़ती है, अलग अलग सेपरेशन रखना पड़ता है, इस वजह से जो 500 से ऊपर के जो हमारा यह बेड का अस्पताल था, उसको हमें लगभग जो है हमने यह 300 बेड का जो है हमने यह तैयार किया है, और शीघ्र ही हम 400 बेड पूरा करने वाले हैं। कोरोना के बढ़ते मामले देखते हुए हेल्थ सेक्रेटरी अमित नेगी ने सभी डीएम और सीएमओ के साथ मीटिंग की और कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तेज की जाए, साथ ही होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों की निगरानी की जाए। हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा कि अगले 10 दिन में व्यवस्थाएं और दुरुस्त होंगी। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको बताए हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि आपका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अच्छा होना चाहिए। जो हमारा होम क्वारंटीन है उसको उसकी कैपेसिटी इनको हमें बढ़ानी पड़ेगी। हमारे CCC सेंटर्स जो हैं उसमें काफ़ी अच्छी खासी हमने नंबर्स ऐड कर लिए हैं। उसमें काफ़ी रिक्रूटमेंट के बारे में कहा गया कि जितने पोस्ट हैं उसको तत्काल रिक्रूटमेंट है। कल कैबिनेट ने बहुत सारे हमें डायरेक्शंस भी दिए हैं, प्लस कई सारे हमारी हेल्प भी करी है कैबिनेट ने। देहरादून में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रशासन भी अब ज्यादा सतर्क है और लगातार अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर जारी है। आज डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ली। वहीं प्रशासन अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए एहतियात बरतने की बात कह रहा है। हालांकि डीआईजी का कहना है कि धीरे धीरे अब शहर में एक्टिविटी खोली जा रही है, इससे चिंता भी बढ़ने लगी है। ग्रुप एक्टिविटी होती है और वहाँ पर जो संक्रमण को रोकने के लिए बेसिक ड्रिल है, बेसिक प्रोटोकॉल्स है, उसको फॉलो करने में कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो उस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ को पहले आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद वहाँ पर किस तरीके से हम इस तरह का माहौल क्रिएट कर सकते हैं कि संक्रमण जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल भी ना फैल पाए, उस पर फोकस करने की बात सभी को बताई गई है। देहरादून में लगातार बढ़ रहे कोरोना के पेशेंट को देखते हुए देहरादून में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। आज 50 वार्ड में सैनिटाइजेशन का काम किया गया, जिसमें निगम की गाड़ियों के साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी शामिल थी। करीब 2 लाख लीटर सैनिटाइजर से शहर में सरकारी गैर सरकारी दफ्तरों के साथ शहर के हर चौक चौराहों को सैनिटाइज किया जाएगा, जो कल भी जारी रहेगा। आज वार्ड नंबर 1 से 50 तक के वार्डों को हम सैनिटाइज कर रहे हैं। इसमें हम लोगों की कुल मिलाकर 50 जो 3000 लीटर की क्षमता की हमारी जो ट्रैक्टर पर से जुड़ी हुई मशीन वो होती हैं, टैंकर होते हैं, वो सैनिटाइज कर रहे हैं। 4 हमें पुलिस फायर सर्विस से मिली है, 2 बड़ी गाड़ियाँ, 2 छोटी गाड़ियाँ। इसके अलावा हर वार्ड में हमारी मोटर ऑपरेटेड मशीन है, सभी पार्षदों को दे रखी हैं, उनको भी आज कह दिया गया है। और उनको जो हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन है वो भी कल रात में ही सब वितरित कर दिया गया था। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी बड़ा अभियान है। फल और सब्जी के थोक व्यापार की सबसे बड़ी निरंजनपुर मंडी 7 दिन के लिए सील होने के बाद इसका असर अब बाजार पर भी दिखने लगा है। गुरुवार शाम को मंडी सील हुई तो शुक्रवार को व्यापारियों ने स्टॉक से काम चलाया, लेकिन शनिवार तक इसका असर फुटकर व्यापारियों पर नजर आने लगा। दुकानों में फल और सब्जी की किल्लत शुरू हो गई है। इसका असर सीधे आम लोगों पर देखने को मिल रहा है। फल सब्जियों के दाम अचानक से बढ़ गए हैं। मंडी बंद हुई है तो सामान मिलने में किल्लतें हो रही है। अब अगर जिसे ज़्यादा चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, पूरे आइटम नहीं मिल पा रहे हैं, लोग भी खरीदारी भी नहीं कर पा रहे, ना हम बेच पा रहे, और रेट में भी थोड़ा उथल पुथल तो मची रहती है। हाँ, इसे रेट में भी जब सामान कम आता है तो जिससे हम खरीद के लाते हैं तो रेट जैसे जो 10 वाली चीज़ है हम खुद 12 की खरीद के लाएंगे तो हम कस्टमर को भी क्या रेट देंगे, ये चीज़ें से हम बहुत परेशान। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मीटिंग ली। वहीं मीटिंग में सीएम ने निर्देश दिए कि मानसून को देखते हुए सभी तैयारी पूरी करी जाए और सभी संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया जाए। सीएम ने कहा कि आपदा के हालात में रिस्पांस टाइम कम किया जाए। मीटिंग में बताया गया कि राज्य आपदा मोचन निधि में सभी जिलों को 98 करोड़ और मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ, PWD और पेयजल विभाग को 86 करोड़ का बजट दिया गया है। मुंबई में फंसे उत्तराखंड के प्रवासियों के लिए अभिनेता सोनू सूद ने घर भेजने के लिए हाथ बढ़ाया, जिसमें मुंबई में फंसे चंपावत और लोहाघाट के प्रवासी भी शामिल हैं, जिनके लिए सोनू सूद ने अपने खर्च से पहले मुंबई से देहरादून तक फ्लाइट, फिर बस से लोहाघाट, चंपावत उनके घर तक भेजा। ऐसे संकट के समय में उत्तराखंड के लोगों का साथ देने के लिए, घर भेजने के लिए मुंबई में फंसे प्रवासियों के परिजन इस अभिनेता का धन्यवाद अदा कर रहे हैं।
सोनू सूद द्वारा मुंबई में फंसे उत्तराखंड के लोगों की मदद को लेकर सीएम त्रिवेंद्र ने आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा कि इसके लिए सदा मैं आपका आभारी रहूंगा। वहीं सीएम के आभार जताने पर सोनू सूद ने भी उनका धन्यवाद किया और कहा कि जल्द ही उनसे मिलने आएंगे। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने अपनी शेष परीक्षाओं के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। परीक्षाएं 20 जून से 23 जून के बीच 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी, जिसमें सुबह की पाली में 9 से 12 बजे तक 10वीं और दोपहर 2 से 5 बजे तक 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 20 जून को 10वीं की गणित और 12वीं की संस्कृत, उर्दू और पंजाबी विषय की परीक्षाएं होंगी। परीक्षाओं में लगे स्टाफ और परीक्षार्थियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बची हुई परीक्षाएं हमारी 20 जून से शुरू होंगी, 20 जून से 23 जून तक होंगी। ये परीक्षा 2 पालियों में होंगी, सुबह 9 से 12 और 2 से 5। सुबह की पाली में हाई स्कूल की परीक्षा होगी और सेकंड जो पाली है उसमें इंटरमीडिएट की होगी। कोरोना के चलते इस बार चारधाम यात्रा पर बड़ा असर पड़ा है। यात्रा की शुरुआत करना सरकार और शासन के लिए चुनौती बना हुआ है। वहीं अब चिंता इस बात को लेकर है कि अगर कोरोना का असर ऐसा ही रहा तो कुंभ 2021 पर असर पड़ना तय है। देश दुनिया के श्रद्धालु कुंभ में कम ही नजर आएंगे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्रयागराज में 2019 के भव्य और दिव्य कुंभ का संदेश पूरी दुनिया में गया और आयोजन के लिए योगी सरकार की सराहना हुई। ऐसे में उत्तराखंड सरकार के लिए भी ये बड़ा मौका होगा, लेकिन चुनौती बड़ी है। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि अभी कुंभ के आयोजन में वक्त है। हरिद्वार में तैयारियों को लेकर काम किया जा रहा है। सीएम का कहना है कि कोरोना के हालात को देखते हुए कुंभ कैसे आयोजित होगा, इसको लेकर साधु संतों से बातचीत की जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा मेला, इसको ऐसे नहीं कहा जाता कुंभ को, और वास्तव में इस बार तो मुझे लगता है ये कि कुंभ पर भी कोरोना की ग्रहण की छाया पड़ी है। ऐसे में ऐसा लगता है कि कुंभ जिस स्तर का हम चाहते थे, क्या उस स्तर का हो पाएगा, और अगर भीड़ आती है उसी तरह से तो उसके बाद में उसके क्या प्रभाव होंगे, क्या दुष्प्रभाव होंगे, वो सब कुछ देखना होगा। हरिद्वार में जिम को खोलने की इजाजत नहीं होने के कारण अब जिम संचालक सड़क पर उतर आए हैं और जिम खोलने की मांग की है। हरिद्वार में नेहरू युवा केंद्र से लेकर प्रेम नगर पुल तक हरिद्वार जिम एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने अर्धनग्न होकर मार्च निकाला। हम लोग अपना जिम जो है, जो सरकार ने किसी भी गाइडलाइन पे खोलने की अनुमति नहीं दी है अभी तक, जो कि 3 महीने से बिल्कुल बंद पड़ा है, जबकि सब कुछ खोल चुके हैं सरकार, और जिम की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। नैनीताल में ऑनलाइन ऑर्डर के नाम पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नैनीताल में साइबर ठगों ने एक रेस्टोरेंट को निशाना बनाने की कोशिश की। रेस्टोरेंट को साइबर ठगों ने सेना के नाम पर ऑर्डर दिए और फिर एटीएम कार्ड और पिन की मांग की, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। प्रदेश के साथ ही आज से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी हाथियों की गिनती का काम शुरू हो गया है। 3 दिन की ये गिनती 8 जून तक की जाएगी। कॉर्बेट में इसके लिए 140 बीट बनाई गई है, जिसमें गजराज की गणना की जा रही है। प्रत्येक टीम में कम से कम 3 मेंबर्स हैं जो इस गणना को अंजाम देंगे। सुबह और शाम के शिफ्ट में गिनती की जा रही है। बता दें कि कॉर्बेट में साल 2015 में हाथियों के कुनबे को गिना गया था, तब यहाँ 1035 हाथी मिले थे। दिन जब सुबह गणना के टाइम पे हमारा स्टाफ जाता है तो उनको उनके आसपास झुंड दिखाई देता है, और एक प्रपत्र सभी स्टाफ को दिए गए हैं ताकि झुंड में जितने भी जो इंडिविजुअल हैं, चाहे वो मादा हो, चाहे नर हो, टस्कर हो, इन सब की जानकारी वो अपने प्रपत्र में भरते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को कुल 140 बीटों में बांटा गया है, और सभी बीट में जो हमारे बीट अधिकारी हैं, फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्टर हैं, उनकी अध्यक्षता की टीम जो है सभी बीटों में अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर भी एलिफेंट की मूवमेंट है वहाँ पे ऑक्यूलर एस्टिमेशन और डायरेक्ट साइटिंग के मेथड से हाथियों की गणना की जाएगी। रिलायंस जियो को लेकर दुनिया भर के निवेशकों की दिलचस्पी इतनी बढ़ गई है कि पुराने निवेशक अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बयान के मुताबिक सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म में निवेश बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी ने जियो में 4,540 करोड़ का एक्स्ट्रा निवेश किया है। इस निवेश के बाद जियो में उसकी हिस्सेदारी बढ़कर 2.08% हो जाएगी। कंपनी ने कहा कि इस निवेश के बाद जियो प्लेटफॉर्म में सिल्वर लेक का कुल निवेश बढ़कर 10,202 करोड़ रुपए हो जाएगा। इससे पहले
4 मई को सिल्वर लेक ने 5,655 करोड़ का निवेश किया था। रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में अब तक फेसबुक, मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी, विस्टा जनरल अटलांटिक और KKR निवेश कर चुके हैं। सिल्वर लेक की नई घोषणा के बाद अब तक जियो में 92,202 करोड़ का निवेश हो चुका है। कंपनी ने 19.9% हिस्सेदारी बेच दी है। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।